हेलो। तुमको क्या लगता है हम नहीं आएंगे? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का, जो आपका एग्ज़ाम 16 अप्रैल को होने वाली है। उसके रिलेटेड उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और इसी तरह से लगभग आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। पूरा 100% चांस है कि इसी तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक एक बार जरूर देख लेना है। साथ साथ आप नहीं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहेगी दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपका टर्म 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद करने वाला है दोस्तों। देखिए हम लोग 20 क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग लिखेंगे कैसे। तो गुणनखंड करने आना चाहिए, है कि नहीं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि 120 का ही ये तरीका है। आपके जगह पर 120 या पर आपको 60 रहेगा, 80 कुछ भी 200 रहेगा, आपको कुछ भी 180 रह सकता है। तो आपको कुछ भी संख्या का निकालना बोलेगा तो बस एक ही तरीका अप्लाई करना है, बस यही तरीका, ठीक है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपका बन जाएगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या का निकालने बोला है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 120। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या से भाग देते जाएंगे शुरू से, तो वह संख्या अभाज्य रहना चाहिए। मतलब 2 से स्टार्ट होना चाहिए। 2 सबसे छोटा संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कट रहा है, नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। इस तरह से हम लोग को बढ़ते जाना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि पहले 120 क्या है, हमारा सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 2 से कट जाएगा। तो 2 से जब कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 60 बार में। इसी तरह से धीरे धीरे काटते जाना है। फिर 2 से काटिए, 30 बार में कट गया। फिर 2 से काटिए तो 15 बार में कट गया, है ना। उसके बाद फिर 2 से काटिए तो कितना, 2 से अब नहीं कटेगा दोस्तों। तो कैसे काटेंगे हम लोग, तो आप काटेंगे, अगला एक स्टेप बढ़िए, 2 से 3, तो 3 से कट जा रहा है, 3 पचे 15, है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास 3 मिला 2 का, 1 मिला 3 का, 1 मिला 5 का। तो ये संख्या हम लोग देखने वाले हैं कि इस जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन में सभी गुना के रूप में लिखा हुआ है, तो गुणनखंड हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए 2 गुने 2, 3 बार 2 कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, बाकी सब में इतना नहीं है, ठीक है। तो इतना ही आपको मिलाना है केवल, ऐसा नहीं कि पूरा लिख के आपको टाइम पास करना है, ऐसा नहीं करना है। खाली देखना है कि कौन वाला मिल रहा है, बस फटाफट उसको काम वहीं पर छोड़ दीजिए और तुरंत मिला के टिक लगा लीजिए। इसलिए बहुत बड़ा टिक लगाने में भी लेट करता है, जिसके कारण से क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाता है। तो खाली हल्का सा देखना है कि कौन वाला मिल गया, हल्का सा मिल गया बट फटा के टिक लगा दीजिए उसको, है कि नहीं। गोल घेरा कर दीजिए। तो यहाँ पर फटाफट कर देना, ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यहाँ पर कि 306 और 657 का महत्तम समावर्तय 9 दिया हुआ है। तो 306 और 657 का लघुत्तम समावर्तय भी क्या होगा दोस्तों। देखिए एक रिलेशन याद रखना है, बस वही रिलेशन से सारा क्वेश्चन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो एक रहेगा ही रहेगा, तो आपको कोई हड़बड़ाना ही नहीं है। देखिए एक फॉर्मूला क्या याद रखना है, ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये पता है हम लोग को। तो वो नंबर क्या है, एक नंबर 306 है, एक नंबर 657 है। उसका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये की जगह पर 306 बैठाएंगे, यहाँ पर 306 हो गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे 657 का, 657 गुना कर दिए। और उसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 है, तो 9 से भागा दे दीजिए सीधे, उसको एलसीएम निकल जाएगा कि इधर 9 से गुना होता है। तो गुना वाला हम जो जिसको निकालना उसको इधर रखेंगे, बाकी जिसको जो बचेगा उसको भागा दे दीजिए। तो भागा, अगर एलसीएम दे रहे तो एलसीएम से भागा देंगे, एचसीएफ देगा तो एचसीएफ भागा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप कोई भी संख्या से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 और 9 चौक 36, 34 होगा। 34 गुने 657 आ गया। तो 34 गुने 657 जो है, इसको जब गुना करेंगे तो हमको पूरा नहीं गुना करना है, खाली उतना ही गुना करना है, खाली आंसर मिलाना है जैसा। देखिए लास्ट वाला गुना कीजिए, 7 यहाँ पर है, 7 और 4 है, 7 चौक 28। देखिए लास्ट में 8 होता है, तो 8 रहेगा ही रहेगा। तो 8 कहाँ पर है, एक ऑप्शन में मिल रहा है 8, बाकी किसी में नहीं 8 है, तो सीधे मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट हमको पूरा गुना करने की जरूरत पड़ेगी, पूरा आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है। लास्ट मिल गया मतलब पूरा आंसर मिल गया, क्योंकि जब 2 जगह 8 रहता तब हमको कन्फ्यूजन होता कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, हमको समय बचाना है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोला कि 15 और 25 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तो आपको हजार तरीका है दोस्तों, 2-3 तरीका 4 तरीका है निकालने का, तो आप जो तरीका मन करे गुणनखंड माध्यम से या तो भाग विधि द्वारा जैसे तरीका आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर दीजिए। देखिए सबसे सिंपल गुणनखंड कर दीजिए। 15 का गुणनखंड क्या होगा, तो 3 गुने 5 होता है। जो गुणनखंड रूप में लिखेंगे वो अपने आप अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। अगला है 25, तो 25 का भी लिख दीजिए, 5 गुने 5 ही होता है, ठीक है। तो कौन मिल रहा है, दोनों ऊपर नीचे 5-5 मिल रहा है, तो 5-5 हो गया, 5 हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है। जो मिलेगा कॉमन वही होता है एचसीएफ। एलसीएम में सभी को जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं बार बार। तो एलसीएम जब आएगा तब बताएंगे, ठीक है। एचसीएफ में क्या करना है कि जो कॉमन आएगा उस कॉमन वाले जिस संख्या को भी गुना करते हैं, लेकिन एक ही तो कॉमन है इसलिए 5 ही हो जाएगा, उसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ 5 है, तो 5 है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पर कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, उसका अगर क्रम को छोड़ देते हैं तो क्या होता है, तो उसका कोई अलग हल नहीं होता है दोस्तों, इसको याद रखना है। अगर हम गुणनखंड के को क्रम को छोड़ देते हैं या तो फिर आगे से पीछे से किसी तरह लिखेंगे, अगर क्रम छोड़ते हैं तो उसके अलावा कोई द्वितीय हल नहीं है, तो इसको हो जाएगा अद्वितीय। क्या हो जाएगा, अद्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखना है इसको, ठीक है। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक ही लाइन का आंसर है, तो इसमें कोई ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा, तो आपको याद रखना है आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यकों का योग दिया √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि अल्फा देखिए शून्यकों का योग दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसको फॉर्मूला पता रहेगा तब ना बैठाइएगा, कौन सा ऑप्शन सही कर दीजिएगा, नहीं कर दीजिएगा, इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ध्यान से, लास्ट में अल्फा इंटू बीटा गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि x² तो रहेगा ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा √2 है, तो √2 बैठा दिए वहाँ पर। उसके बाद x से गुना, ऐसे यहाँ x भी रहता है, ठीक है। तो x हो जाएगा गुना, प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/2 है, 1/2 है, अच्छा 1/3 है ना, तो 1/3 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर =0 कर दीजिएगा, क्या कि हमको समीकरण निकालना है, तो बहुपद निकालना है। देखिए तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो 3 है उसको 3 हटा दीजिए यहाँ से नीचे से, तो क्या सभी जगह एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये अलग पार्ट है यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x²। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², इधर लिख देते हैं 3x², यहाँ पर भी 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर -3√2x प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है, =0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 =0। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया रिवीजन होने वाला है दोस्तों, तो एक बार जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो कहीं भी आपको स्किप करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है दोस्तों, तो आपको फार्मूला भी तरीके से याद रखना है। यहाँ पर बोला कि x² प्लस bx प्लस c के शून्यकों, अगर अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अभी अल्फा हम लोग पढ़ रहे थे कि अल्फा का शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल पढ़े हैं, तो शून्यकों का योग इसी को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को। तो इसका मान क्या होगा, हम लोग समीकरण से इसका मान कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका मान होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/, ये होता है क्या होता है -b/, ये देखियो -b, मतलब यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो लिख देना है यहाँ पर माइनस लगा के, फिर जो शुरू में रहेगा x² का कोफिशिएंट उसको नीचे लिखना है। तो ये हमारा हो गया -b/, ये हो गया किसका, अल्फा प्लस बीटा का। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो क्या लिखेंगे, c/a लिखेंगे, क्या लिखेंगे, c/a लिखेंगे। तो ये क्या आप कहाँ पर है, तो देखिए ये तो वही वाला है कोफिशिएंट है, लेकिन सी कहाँ है, सही सबसे लास्ट कांस्टेंट टर्म हो गया दोस्तों। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। अगर अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो c/a लिखना है, अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो -b/, ये लिखना है। इसमें माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में माइनस नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन वाला सही हो जाएगा इसमें, -b/a किसमें है, -b/a ऑप्शन नंबर ये में है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पूछ रहा है कि बहुपद px की एक ग्राफ दिया हुआ, आकृति दिया हुआ है, इसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या होगा, देखिए
तो पी एक्स का जब पूछेगा, एक्स का पूछेगा, तो एक्स एक्सिस में कितना काट रहा है, इधर एक्स है, इधर वाई है ऊपर तरफ। तो एक्स एक्सिस में वो जो लाइन खींचा है वो लाइन कभी काट रहा है एक्स तरफ, नहीं काट रहा है, पैरेलली खींचा गया है। तो पैरेलली खींचा गया तो उसमें एक्स में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो जब प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तब क्या हो जाएगा, वो एक भी जगह नहीं कट रहा है, मतलब जीरो हो गया। तो जीरो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अगर एक जगह काटता तो एक होता, दो जगह काटता तो दो होता, तीन जगह काटता तीन होता, लेकिन एक भी जगह नहीं काट रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 नंबर। ये सबसे तो 100% ही आना है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, पूरा इसका नेचर, इसका जो प्रकृति है उसको आधी रखना है, ठीक है। पूरा अच्छा वीडियो बनने वाला है, तो आपको क्या करना है, एक बार जरूर देखना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है दोस्तों। दो समीकरण दिया हुआ है। अब दोनों समीकरण में कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, इक्वल नहीं है। तब क्या होता है दोस्तों, अगर c1 नॉट इक्वल टू c2 रहता है तब क्या होता है, देखिए ये हमारा कंडीशन है समांतर का। क्या है कंडीशन, समांतर का। जब ये c1 नॉट इक्वल टू c2 रहता है तो ये हो जाता है, ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होती है तब हमारा c1 c2 बराबर नहीं होता है। तो पूछेगा कि जब दोनों समांतर है तो जब कहीं प्रतिच्छेद कर ही नहीं रहा है तो इसका कोई वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। तब क्या होगा, इसको याद रखना है दोस्तों, कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, देखिए लास्ट तरफ अगर c1 नॉट इक्वल टू c2 है तब कोई हल नहीं है। अगर यहाँ पर b1 नॉट इक्वल टू b2 रहता तब एक हल होता दोस्तों। क्या होता, अद्वितीय हल, मतलब एक हल, एक इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर रहता तब होता अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल, ठीक है। दो हल किसी का नहीं यहाँ पर होता है, ठीक है। सिंगल समीकरण में, जब द्विघात समीकरण में दो हल होता है तो इसको याद रखना है। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कि कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर c1 नॉट इक्वल टू c2 है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। दूसरा में है 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 है। तो इसके द्वारा निरूपित सरल रेखाएं किस तरह की होगी। जो इसके जो रेखाएं खींची जाएगी वह रेखाएं संपाती होगी कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेद होगा कि लंबवत होगा, किस तरह की होगी। तो देखिए ध्यान से, तो ये सब जब भी पूछेगा संपाती है कि नहीं तो यही फॉर्मूला लगाना है, कंडीशन, यही कंडीशन लगा के हम लोग देखना है। इसरो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिख देना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 की जगह पर 0 बैठा देना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसका a1 कितना है, 2 है, इसका a2 की नीचे क्या है, 3 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या है, -3 है, दूसरा में 4 है। तो क्या बराबर है, नहीं। देखिए कैसे हम लिखें कि शुरू का x का जो कांस्टेंट है उसको ऊपर में लिखे, फिर इसका भी अगला समीकरण में x का कांस्टेंट को नीचे लिखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दोहराना है अगला में कि y का कांस्टेंट को ऊपर में लिखें, नीचे दूसरा का y का कांस्टेंट लिखे हैं। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर -3/4 है, तो बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 जब है तब ये कंडीशन किसका होगा दोस्तों, इसका कंडीशन जो होगा वह होगा एक हल का। किसका होगा, तो एक हल होगा। तो एक हल क्या होता है, जब प्रतिच्छेद करता है तब एक हल होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेद ऐसे ऐसे मारेगा, एक ही जगह काट रहा है, जब एक जगह काटेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी। तो कैसे हम लोग कहाँ से पहले हम लोग निकालें, इसको देखें कि पहले हल कितना दे रहा है। हल दे रहा है, एक हल दे रहा है। जब एक हल दे रहा है तो इसका एक हल होता है, जो प्रतिच्छेदी होती है तो उसी को बोलते हैं एक हल, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि c के मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई इक्वल टू 2 है तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल है। अनंत हल मतलब क्या, यहीं से पकड़ लेना है कि अनंत हल किसका होता है, कि वो रेखाएं क्या होती है, संगत, मतलब क्या संपाती होती है। क्या होती है, संपाती होती है और संगत भी होती है, ठीक है। तो संपाती का कंडीशन क्या था, संपाती में तीनों रेखाएं आपस में बराबर होती है। तीनों का जो रेशियो निकालेंगे तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2, ये तीनों क्या है, तीनों बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। तभी वो क्या होता है, अनंत हल देता है। तीनों बराबर मतलब एक ही लाइन, एक ही साथ गुजरेगा, एक ही पॉइंट में एक ही रेखाएं ओवरलैप करेगी दोनों के एक दूसरे पर, तो क्या होता है, तो वो अनंत हल देता है, ठीक है। हर पॉइंट में वह हल देगा। तो यहाँ पर वही कंडीशन लगाना है अनंत हल वाला। देखिए इसका शुरू वाला क्या है, c है, x का कोएफिशिएंट, इसका भी x का कोएफिशिएंट 6 है। अगला वाला क्या है,
अगला वाला -1 है तो इसका भी क्या है -2 है। अगला वाला क्या है, इसमें 2 है तो इसमें क्या है 4 है, तो इसमें भी 1/2 आ गया। इसमें भी क्या आ गया, माइनस माइनस कर जाएगा तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो कोई 2 का रिलेशन लेंगे तो c/6 है बराबर 1/2 है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, c बराबर 6/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 हो गया, मतलब c = 3 आ गया दोस्तों। इस तरह से काम हो गया। ठीक है, तो c बराबर 3 प्लस में आया तो ये भी ध्यान में रखना है, तो प्लस वाला हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। तो 11 नंबर बोल रहा है कि समीकरण युग्म 2x - y बराबर 5 और 3x + 2y = 4 है, तो इसका हल क्या होगा। इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। अगर नहीं जान रहे हैं तो देखिए क्या कीजिए, सबसे सिंपल आप आंसर से भी चेक कर सकते हैं, तो फिर इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सो यहाँ पर किसी एक को काटिए, तो कैसे काटेंगे, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए y यहाँ पर 1 ठो है, यहाँ पर y 2 ठो है, यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह भी चेक, इस तरह से भी आंसर से भी चेक कर सकते हैं। फटाफट कैसे आंसर से चेक होगा, देखिए इसको x बराबर पुट कीजिए। यहाँ पर x बराबर पुट करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 2 ने 2 4, और यहाँ पर -1 4 5, अरे बराबर हो गया, 5 बराबर 5 हो गया। फॉलो करिए। अब दूसरा समीकरण में देखते हैं। एक समीकरण फॉलो करने से नहीं काम चलेगा, दूसरा समीकरण भी फॉलो होना चाहिए। अभी x का वैल्यू 2 बैठाएंगे, 2 3 गुना 6 हो गया, अब 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे तो -2 हो गया, 6 में से 2 चले 4, 4 बराबर 4 ही, दोनों तो फॉलो कर गया। तो इसी तरह से क्या करना है कि आपको चेक कर लेना है, अगर जिसमें LHS बराबर RHS आ गया, समझ लो कि वो क्या है, आंसर सही है। अब इस तरह से अगला वाला बैठाएंगे, देखना नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो अब सोचिएगा कि सभी में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये देखिए सी वाला चेक करते हैं, तो x के ऊपर 3 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया। अब y के ऊपर 0 बैठाएंगे, 0 हो गया, -0 बराबर 5, क्या 6 बराबर 5 है, नहीं है, कट गया है कि नहीं, यहीं पर गलत हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये मेरा सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता है दोस्तों, वो किस तरह की मतलब रेखाएं कहलाती है, संगत कहलाती है, समबाती कहलाती है, असंगत कहलाती है, इनमें से कोई नहीं कहलाती है। देखिए हल किसका नहीं होता है, जो एक दूसरे का समांतर होता है। तो समांतर कौन होता है, वह तो संगत नहीं है। संगत क्यों नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से भिन्न भिन्न है, अलग अलग, ये रेखाएं अलग है, ये रेखा भले एक दूसरे से समांतर है, लेकिन क्या है कि ये अलग जा रहा है, अलग, कहीं कटेगा छटेगा तब ना आंसर तो उसका हल निकलेगा। तो कहीं कट रहा है, ये नहीं, समांतर कभी भी नहीं कटता है। ठीक है, तो इसका कोई हल भी नहीं होगा। तो संगत मतलब कहीं कटेगा तो उसको संगत बोलते हैं, और कहीं एक ही जगह एक ही लाइन पर मिल के जाएगा तब उसको संगत बोलते हैं। लेकिन असंगत जो होता है वह अलग अलग फरके रहता है, वो हो गया असंगत। ठीक है, तो ये हो गया असंगत, असंगत का कोई हल नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोला कि समीकरण युग्म x + y बराबर 9 और x - y = 1 का हल है, क्या हल है सो बताइए। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को हल निकलेगा। तो हल क्या है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर भी x माइनस क्या है, y प्लस में, यहाँ पर y माइनस में, y काट सकते हैं, x + y बराबर 9, दूसरा में है x - y बराबर 1 है। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या होगा, कट जाएगा, काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2x = हो जाएगा 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर 5 किस में है, देखिए तो x बराबर जिसमें 5 होगा, अगर 2 होगा तो फिर आगे y का निकालेंगे। लेकिन x बराबर 5 एक ही जगह पर, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 - 1 है, यहाँ पर 5 एक ही जगह, तो वही सही हो जाएगा। ठीक है, 100% यही सही होगा। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। मतलब सभी चारों ऑप्शन है, चारों में सब अलग अलग रहेगा। ठीक है, उसमें से एक ठो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट बनाएगा। देखिए यहाँ पर x से गुना करके क्या हो जाएगा, x² बनाएगा, और इधर भी पहले से x² है बराबर में। तो जब बराबर के दोनों बाएं तरफ दाएं तरफ दोनों जब सिमिलर रहेगा तो कट जाएगा। तो कटेगा तो वहाँ पर कभी द्विघात समीकरण नहीं फॉर्मेट करेगा दोस्तों। अगला में देखते हैं बी नंबर में, इसमें भी स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² निकलेगा, a² + 2ab + b², तो a² जब करेंगे तो x² बनेगा। इधर भी पहले से x² है तो ये कट जाएगा, तो बराबर के इधर उधर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक तरफ रहेगा तो चलेगा, लेकिन इधर माइनस में रहता तो भी नहीं चलता। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कट जाएगा तो फॉर्मेट नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं बनेगा द्विघात समीकरण का, तो गलत हो जाएगा। अगला नंबर ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर x², चलिए x² यहाँ पर बना रहा है, लेकिन अगला में क्या है 2x है, यहाँ x² यहाँ पर तो कटेगा नहीं, तो ये तो द्विघात समीकरण बन गया।
अगला ऑप्शन देखते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एक्स है, ये भी द्विघात समीकरण बना रहा है। मतलब यहाँ पर दो ऑप्शन क्या है, सिमिलर है, लेकिन मतलब दोनों बना रहा है द्विघात समीकरण। लेकिन ऐसा नहीं आपको एग्जाम में रहेगा, कहीं ना कहीं एक जगह अलग रहेगा, एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा, कहीं पर एक थोड़ा सा चेंजेज रहेगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं चेंजेज रहेगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दो मतलब क्वेश्चंस का आंसर सिमिलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो आपका सही होगा इसी तरह जांच करना है। जांच करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो रहा है, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन दिया रहेगा सही, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर बोल रहा है कि यहाँ विविधता डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसका मूल किस तरह का। इससे तो 100% आंसर मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों। जब डी क्या है, विविधकर है, विविधकर ग्रेटर देन जीरो। डी क्या है यहाँ पर, तो डी जो है वह है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। जब ये बड़ा रहता है तब वास्तविक और भिन्न वैल्यू देता है। क्या होता है, वास्तविक और भिन्न अलग अलग देता है एक्स का मान, रूट का मान, ठीक है। अगर बराबर इक्वल टू जीरो रहेगा तब देगा सेम एक ही जैसा देगा, ठीक है, एकदम एक ही बराबर वैल्यू देगा। अगर लेस देन रहेगा तो एकदम पूरा वास्तविक नहीं का वैल्यू देगा, मतलब रियल वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। लेकिन यहाँ पर बोला कि डी ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो किसका होगा, वो वास्तविक भी देगा और अलग अलग भी देगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। वास्तविक और असमान भी लिखा रहेगा, तो वास्तविक और समान में गलती से नहीं मारना। समान तभी रहेगा जब यहाँ पर बराबर का वैल्यू साइन रहेगा तब, ठीक है। तो अगला देखते हैं 60 नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 बराबर जीरो, तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन से हमको प्राप्त करना है कि इसका जो एक्स का जो रूट आएगा वह रियल आएगा कि इमेजिनरी आएगा, कि रियल आएगा तो समान आएगा कि या समान आएगा, ये चीज़ बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो ये सब रूल जो बताता है वो बताता है हमारा विविधकर। क्या बताता है, विविधकर, मतलब डी बताता है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, एक है। देखिए बी कहाँ पर, ये शुरू में ये है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर क्या है, बी की जगह पर एक है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पर एक रहेगा माइनस 4। ये की जगह पर क्या एक है, सी की जगह पर क्या है, तो माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 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 प्लस 4, 5 हो गया। 5 क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब 5 है जो जीरो से बड़ा है। जब बड़ा है मतलब तो ग्रेटर देन जीरो हो गया, उसका अप्लाई क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान, ठीक है, मतलब बराबर नहीं देगा। अगला नंबर क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल कब देते हैं। आप देखिए क्वेश्चन आ गया, उल्टा पूछ दे रहा है, कहाँ से कहाँ पूछ दे रहा है क्वेश्चन। आपको इसी तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेगा। एक दिया रहेगा, बोला कि किसका भिन्न और वास्तविक मूल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका ग्रेटर देन जीरो होगा विविधकर वही ना देगा जी। याद रखना है, ग्रेटर ऐसे रहेगा, ग्रेटर देन जीरो तो उसी का देगा वैल्यू दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सी ऑप्शन। अब अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो का विविधकर क्या होगा। इसका विविधकर निकालना है, मतलब डी निकालना है इसका, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस बी स्क्वायर 1 बी का स्क्वायर होता है, तो मतलब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ये एक जगह पर 1 है, सी की जगह पर 3 है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर एक हो जाएगा माइनस 4 तिया 12, 1 माइनस 12 मतलब माइनस 11। माइनस 11 कहाँ पर है, माइनस 11 हो जाएगा ऑप्शन नंबर किधर है, हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन बोला कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसमें के का मान निकालना है। लेकिन के का मान कब निकालना है, जिसका मूल समान हो, मूल समान हो। देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ आपको पॉइंट को ध्यान रखना है वो समझना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट सोचिए तो के का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ तो हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आप क्या कीजिए, चुपचाप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है, ये कुछ ना कुछ आपको हल्का सा क्लू दिया रहेगा जिससे आपको पकड़ के आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये तो आपका दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है, लेकिन इसका मूल जो है समान है। क्या है, मूल है समान। तो ये समान किसका होता है, जिसका विविधकर इक्वल टू जीरो होता है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जब जीरो होता है तभी ना होता है उसका मूल समान। जब मूल समान होता है तो यहाँ पर बी की जगह पर क्या बैठाएंगे, तो 4 का माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लिख देंगे माइनस 4 इंटू ये 1 है इंटू सी कितना के है,
इक्वल टू जीरो के, जीरो क्यों लिखें, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो 4 चौक 16 हो जाएगा -4k, और उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर को उधर तो हो जाएगा 4k इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 का मूल ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा आंसर सही होगा, आंसर से जांच कीजिए। मूल मतलब एक्स का फॉर्म में है तो एक्स का बराबर 2 आंसर देगा, तो दोनों आंसर क्या क्या होगा, इसको तोड़िए। -5x को तोड़ के भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, 6x² है तो -3x - 2x में तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x² भी होगा, और तो फिर इसको जोड़ेंगे तो भी -5x ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर क्या, जो x - 3 निकलेगा और x - 2 एक निकलेगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, x बराबर 3 देगा, x बराबर 2 देगा, कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन हम देते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझ के काम करना है, समझ के बनाएगा तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।